देखते हैं द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ स्टील मटेरियल फॉर क्रायोजेनिक एप्लीकेशन। अब क्रायोजेनिक एप्लीकेशन मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इफ ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होगा मतलब हम ये डायरेक्शन में जाएंगे, तो मटेरियल का जो इम्पैक्ट एनर्जी है, इम्पैक्ट एनर्जी मतलब जो हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं 4 जोड़, उसमें वो कितना इम्पैक्ट झेल पाएगा। हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं और ऊपर से एक पेंडुलम ड्रॉप करते हैं। तो इसके बीच में एक नॉच रहता है, यहाँ पर वी नॉच बोलते हैं हम। तो वो वी नॉच मटेरियल में रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट होता है और ये मटेरियल टूट जाता है। तो जितना ज्यादा ये डक्टाइल रहेगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट ले पाएगा, और ब्रिटल रहेगा उतना कम ले पाएगा। अब क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं, मीन्स हम ये डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो क्या होता है, ये डक्टाइल से बीटल ट्रांजिशन हो जाता है। तो ये जो कर्व मैं बना रहा हूँ उसको बोलते हैं डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशंस। ये थोड़ा स्मूथ रहता है ऐसे। अब यहाँ पे ये डक्टाइल है, यहाँ पे ब्रिटल है। तो ब्रिटल होने की वजह से मटेरियल हम लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका लो टेम्परेचर पे भी डक्टाइल नेचर रहे। और कुछ मटेरियल्स रहते हैं जो बहुत ही कम डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन दिखाते हैं। तो हमको पहले से अगर ब्रिटल मटेरियल है, फिर तो वो लो टेम्परेचर पे ब्रिटल ही रहेगा। तो हमको पता है फेराइट मटेरियल है, मार्टेनसाइट है, ये दोनों तो पहले से ही ब्रिटल मटेरियल है, इसलिए हम इस दोनों को यूज नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ दी अबव भी कैंसिल हो जाएगा, फेराइट और मार्टेनसाइट भी कैंसिल हो जाएगा। और ऑस्टेनाइट जो है उसमें क्या है, एक तो वो एफसीसी है, उसके स्लिप सिस्टम्स 12 है, जो कि मेंटेन रहते हैं लो टेम्परेचर में। तो ये 12 स्लिप सिस्टम की वजह से वो डक्टाइल नेचर लो टेम्परेचर पे भी शो करता है। और पहले से ही ये डक्टाइल मटेरियल है, तो इसलिए इसका आंसर ऑस्टेनाइट होगा। ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील को हम लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, जो भी जैसे रॉकेट फ्यूल हमको स्टोर करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर रॉकेट फ्यूल के लिए लगता है लो टेम्परेचर में, या फिर कोई दूसरे एप्लीकेशन से न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्रायोजेनिक एप्लीकेशन से, उस सब में ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील लगता है। विच काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन दैट अकर्स इन शेप मेमोरी एलॉय। अब शेप मेमोरी एलॉय है, यहाँ पे देखिए दो टर्म है, शेप है, मेमोरी है। एलॉय मतलब कि बहुत सारे मटेरियल का, इसका एग्जांपल है निटिनॉल। निटिनॉल जो निकल और टाइटेनियम का एलॉय है, तो ऐसे करके एलॉय है ये। अब देखिए शेप है और मेमोरी है। तो शेप मेमोरी का मतलब कि वो अपना शेप मेमोरी में स्टोर करना, मतलब कि वो अपना शेप जो है वो याद रखेगा। जैसे एक स्प्रिंग है, अगर ये मटेरियल का निटिनॉल का ये स्प्रिंग है। अब इसको हमने लोड देके इसको डिफॉर्म कर दिया ऐसे। अब ये यही शेप का रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट हीट देंगे ना, जैसे ही हम इसको हीट देंगे, इसका वापस से ये वाला शेप आ जाएगा। तो इसने अपना हीट देने पे वापस से रीगेन शेप किया। तो वो शेप रीगेन किया और उसको वो शेप पता था कि वो पहले कौन से शेप में था। तो जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तभी हम उसका शेप डिफाइन कर देते हैं। तो वो अपना वो वही शेप को याद रखता है, जब हम उसको डिफॉर्म करके वापस से हीट करते हैं तब वो वापस से वही शेप में आ जाता है। अब इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं तो वो कैसे रहता है, मान लीजिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का है, हम इसमें स्ट्रेस देंगे हमको स्ट्रेन मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लोड दिया था उसमें डिफॉर्मेशन आया था, स्ट्रेन। तो यहाँ पर अगर हमने इसको डिफॉर्म कर दिया तो ये डिफॉर्म होगा, मतलब हल्का सा वापस इलास्टिक होगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट वही शेप में मेंटेन रहेगा। अब हम अगर इसको टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर। अब हम इसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पे एक ग्राफ लोड करते हैं। मीन्स ये वाला टेम्परेचर मान लीजिए रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, इसको ऑस्टेनाइट फिनिश टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे मार्टेनसाइट फिनिश रहता है, रूम टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर है, क्योंकि वो वहां पे मार्टेनसाइट फेज में रहता है। जैसे हम उसको हीट करते हैं
तो फिर क्या होता है कि उसका यहाँ पे अलग से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बनाता हूँ। अब क्या है कि जैसे हमने इसको डिफॉर्म किया तो वो वापिस अपना शेप कुछ हद तक रिगेन कर लेगा। वापिस अपना शेप जो है वो कुछ हद तक यहाँ पर आएगा। पहले वो यहाँ तक डिफॉर्म हो रहा था, अब थोड़ा उसने शेप गेन कर लिया वापिस से। जैसे हम हीट करते जाएंगे, यहाँ पर ये ऑस्टेनाइट कंप्लीटली फिनिश नहीं है, लेकिन अगर वो कंप्लीटली फिनिश हो गया यहाँ पर, तो उसका शेप जो है वो डिफॉर्म होगा और वापिस वहीं पे आ जाएगा। तो तब वो इलास्टिक बन जाएगा क्योंकि उसने अपना शेप पूरी तरह से रीगेन कर लिया। तो वो कंप्लीटली इलास्टिक बन जाएगा। इलास्टिक और प्लास्टिक का यही डिफरेंस है कि वो अपने वापस लोड को हम जैसे ही रिमूव करते हैं, वापस से वही शेप में आ जाता है। तो यहाँ पर वो अपना कोई भी स्ट्रेन दिखाएगा नहीं, स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जैसे ही हीट किया, ये डायरेक्शन में हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हीट किया, उसने अपना इलास्टिक नेचर शो किया। तो उसका मतलब कि थर्मो इलास्टिक, थर्मली वो इलास्टिक है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम शेप मेमोरी एलॉय। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक नहीं है क्योंकि हीट करने पे वो प्लास्टिक नहीं बन रहा है, वो इलास्टिक बन रहा है। प्लास्टिक तो वो वैसे भी नहीं है क्योंकि हीट करने पे वो इलास्टिक बन जा रहा है, तो सिंपली प्लास्टिक नहीं है। वो यहाँ पर प्लास्टिक है और जब हीट करने पे इलास्टिक है। तो यहाँ पर वो आंसर है सी। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम इज गिवन। यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है, m का वैल्यू 1 है। इसका इक्वेशन ऐसा होता है एम एक्स डबल डॉट प्लस डैम्पिंग जो रहता है, डैम्पिंग को फैक्टर वो एच डॉट के साथ होता है, और स्टीफनेस जो रहता है एक्स के साथ। ये फंक्शन होता है फोर्स का, फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए, टाइम होता है या फिर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो ये फाइव इसका फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर मास का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 4 है, और के का वैल्यू 16 है। पूछा गया है द व्हाट इज द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ दिस सिस्टम। तो डैम्पिंग फैक्टर इसका वैल्यू है सी डिवाइडेड बाई 2 रूट के एम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सी का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई द रूट ऑफ 16 × 1। यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, इसका आंसर 0.5 आ जाएगा। इसका आंसर है बी। राउंड वायर हेलिकल स्प्रिंग इज लोडेड, राउंड वायर हेलिकल स्प्रिंग इज लोडेड बाय एक्सियल फोर्स। एक राउंड वायर है, ऐसा करके एक स्प्रिंग है, कुछ स्प्रिंग है, और उसमें हमने फोर्स लगाया है एक्सियली। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द वायर, वायर क्रॉस सेक्शन, वायर का ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे रहेगा? आउटर फाइबर पे रहेगा, इनर पे, सेंटर पे, या बोथ आउटर इनर? देखिए, ये क्रॉस सेक्शन को अगर हम बनाते हैं ये वाले, तो ये क्रॉस सेक्शन में इनर फाइबर ये वाला पॉइंट है, आउटर फाइबर ये वाला पॉइंट है। इन दोनों में से कहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा या फिर सेंटर पे रहेगा? तो आप देखिए, हमने यहाँ पे मान लीजिए पी फोर्स लगाया है, तो ये क्रॉस सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा पहले तो हमको ये निकालना है। तो क्रॉस सेक्शन पे अगर हम पी फोर्स ट्रांसफर करते हैं, तो इसका डिस्टेंस जो रहेगा ये डायमीटर डी डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम पी फोर्स को ट्रांसफर करते हैं यह सेंटर में, तो इतने डिस्टेंस से हमने फोर्स को ट्रांसफर किया तो उतना टॉर्क भी लग जाएगा ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टॉर्क लगा, टॉर्क का वैल्यू क्या रहेगा? पी फोर्स को हमने d/2 डिस्टेंस से ट्रांसफर किया, तो पी डी डिवाइड बाई 2, ठीक है, इतना वैल्यू रहेगा। अब ये क्रॉस सेक्शन जो है वो ये टॉर्क और फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्ट करने के लिए उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस बिल्ड होगा। तो इंटरनल स्ट्रेस दोनों की वजह से होगा, टॉर्क की वजह से भी होगा, फोर्स की वजह से भी होगा। तो यहाँ पे फोर्स जो पी है उसकी वजह से जो इंटरनल स्ट्रेस होगा क्रॉस सेक्शन में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पी नीचे है तो रेजिस्टेंस ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। तो इनर फाइबर पे ऊपर रहेगा, आउटर फाइबर पे भी ऊपर रहेगा, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सेम ही रहेगा। और टॉर्क की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, टॉर्क की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन टू टॉर्क लगेगा। मतलब टॉर्क का ये डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट में लगेगा ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे इनर फाइबर पे भी अपवर्ड लगेगा,
आउटर फाइबर पे डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि हमको ये डायरेक्शन मेंटेन करना है। यहाँ पर ऐसे लगेगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा। कोई भी पॉइंट पे आप ले लोगे, वही डायरेक्शन में लगेगा जो डायरेक्शन में टॉर्क का ऑपोजिट है। तो अब ये वाला फाइबर हमको ढूंढना है, ये और ये वाला फाइबर। ठीक है, ये दो ही फाइबर हमारे इंटरेस्ट के हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन वही दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक तो इनर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है। अब देखिए, इनर फाइबर पे यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है, यहाँ पे भी अपवर्ड लग रहा है। यहाँ पे आउटर फाइबर पे अपवर्ड लग रहा है, इनर पे डाउनवर्ड लग रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इसका और इसका जो है कॉम्बिनेशन में कम आएगा, क्योंकि अगर मैं दोनों का कंबाइंड स्ट्रेस निकालता हूँ तो यहाँ पर ज्यादा, पहले तो फर्स्ट वाले का आएगा, फिर सेकंड वाले का भी हमको ऐड करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस शियर स्ट्रेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नीचे है, एक ऊपर है, तो नेट यहाँ पर जो लग रहा है वो कुछ ऊपर या नीचे कम लग रहा है। तो हमेशा इंटरनल पे, इनर फाइबर पे स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ज्यादा आएगा, तो इसका आंसर होगा इनर फाइबर। अब देखिए, द पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्पर गियर, प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया है, माउंटेड एट अ मिड स्पैन ऑफ अ शाफ्ट। एक शाफ्ट है, उसके मिड स्पैन में एक गियर माउंटेड, स्पर गियर, उसके टीथ रहेंगे कुछ, सपोर्टेड ऑन अ बेरिंग्स एट द एंड। तो एक बेरिंग यहाँ पर है, एक बेरिंग यहाँ पर है। द नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट, ये शाफ्ट जो है इसके अंदर कौन सा नेचर का स्ट्रेस आएगा, ये शाफ्ट जो है पूरा, उसके अंदर स्ट्रेस कौन सा आएगा। अब देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन। तो यहाँ पर नॉर्मल दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल और शियर बोला हुआ है। फिर थर्ड ऑप्शन में नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, एक्सियल भी बोला हुआ है, एंड शियर तीनों बोला हुआ है। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोडिंग एंड शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन लोडिंग। देखिए, एक्सियल तो कोई लोड ही नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो स्पर गियर रहेगा, ये वाला जो हमारा गियर है, उसके उसके साथ एक दूसरा भी गियर मैटिंग में रहेगा। तो ये दोनों गियर को हम साइड से अगर देखते हैं तो कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो एक गियर अगर उसको घुमा रहा है ये डायरेक्शन में, तो ये इस पे फोर्स देगा, फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ये शाफ्ट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, और ये गियर वन है, ये पिनियन है, ठीक है। तो एक अगर फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, तो शाफ्ट पे ही वही फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर एक्सियली तो ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में कोई भी शाफ्ट पे फोर्स है ही नहीं। तो जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर कहीं लग रहा है, थर्ड एक्सिस में, ठीक है। तो, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, एक तो देखिए, जो स्पर गियर है, स्पर गियर की वजह से क्या होगा कि उसका वेट रहेगा या कुछ भी रहेगा, उसकी वजह से उसमें बेंडिंग आएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी वो चार ऑप्शन में दिया ही हुआ है, बस ये ऑप्शन में एक्सियल दिया हुआ था, बाकी तीनों में बेंडिंग ही बोला हुआ है। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो आएगा ही। अब देखिए, शियर आएगा और एक्सियल आएगा। एक्सियल तो यहाँ पर भी हमने बोला, एक्सियल तो कोई लोडिंग ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो सी और डी कैंसिल हो गए। अब शियर स्ट्रेस का ही रह जाता है। अब शियर स्ट्रेस देखिए, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये डायरेक्शन में, उसकी वजह से क्या होगा कि इतने डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा है शाफ्ट पे, ये हमारा शाफ्ट है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि शाफ्ट में एक टॉर्जन लगेगा ये डायरेक्शन में, ठीक है। अब टॉर्जन टॉर्जन लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हर एक प्लेन जो है शाफ्ट का, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, उसमें क्रॉस सेक्शन से अगर हम देखते हैं, वहां पे क्रॉस सेक्शन का इनर प्लेन और आउटर प्लेन, इन दोनों के बीच में अलग अलग फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक, दोनों सरफेस जो है सर्कुलर, उसके बीच में शेयरिंग एक्शन होगा, जो टॉर्जन की वजह से होता है। उसकी वजह से टॉर्जन स्ट्रेस इसके अंदर रहेगा। तो आंसर हो जाएगा बी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।